स्टोरी की शुरुआत में हमारा मेन हीरो योता इजुमी अपनी क्लासरूम के एक कोने वाली सीट पर बैठकर लाइट नॉवेल्स पढ़ रहा होता है। योता एक पक्का इंट्रोवर्ट और लोनर है। वो सोचता है कि बाकी क्लास के एक्सट्रोवर्ट्स लोग कितने लाउड हैं। उसके हिसाब से उसकी कॉर्नर सीट एकदम गॉड टायर सीट है, क्योंकि वहाँ उसे कोई परेशान नहीं करता और वो अकेले शांति से अपनी नॉवेल्स पढ़ सकता है। योता अभी अपनी इस पीसफुल लाइफ को एंजॉय कर ही रहा होता है कि अचानक अनाउंसमेंट होती है कि आज सीट चेंज हो रही है। योता के होश उड़ जाते हैं। बाकी लड़कियां आपस में बात कर रही होती हैं कि क्लास रिप्रेजेंटेटिव रूई ने टीचर को कहकर ये सीट चेंज करवाया है। योता को रूई पर बहुत गुस्सा आता है कि उसने आकर उसकी शांति क्यों खराब की, क्योंकि योता जैसा लोनर के लिए सीट बदलना मतलब सिर्फ टेंशन ही है। एक लड़की बोर्ड पर नया सीटिंग चार्ट लगा देती है और सबको बोलती है कि अपनी नई सीट देख लो। एक लड़की खुशी में आगे भागते हुए एक्सीडेंटली योता से टकरा जाती है और चिल्लाती है कि उसे सुजुकी के पास वाली सीट मिल गई, और फिर योता से सॉरी बोलकर चली जाती है। योता डर डर कर बोर्ड के पास जाता है, अपनी सीट ढूंढता है। उसका दिल बैठ जाता है जब वो देख रहा होता है कि उसकी सीट क्लासरूम के बिल्कुल सेंटर में है। वो सोचता है कि शायद उसके आसपास उसके जैसे दूसरे इंट्रोवर्ट बैठे होंगे, लेकिन जैसे ही वो आसपास के नाम देखता है उसके होश उड़ जाते हैं। वो क्लासरूम की 3 सबसे पॉपुलर और खूबसूरत एस स्टाइल लड़कियों एरी मियामे, यूरा इचिनोजे और रुई टियोके के बिल्कुल बीच में फंस गया था। योता सोचता है कि एक लोनर इंट्रोवर्ट के लिए दुनिया की सबसे बेकार सीट है। क्लास की बाकी लड़के बोर्ड देखकर आपस में बोलने लगते हैं, योता से जेलिसी फील करने लगते हैं। अबे इस ओटाकू को तीनों टॉप टायर लड़कियों के पास सीट कैसे मिल गई। योता सोचता है कि तीनों लड़कियां क्लास की सबसे पॉपुलर ग्रुप है और वो बस शांति से एक कोने में अपनी लाइट नॉवेल्स पढ़ना चाहता था, लेकिन अब ये सीट उसके लिए किसी हेल से कम नहीं। योता के बिल्कुल आगे एरी मियामी बैठी है। एरी देखने में बहुत क्यूट और मासूम लगती है, लेकिन योता को लगता है कि वो अंदर से बहुत चालू है। एरी ने पास बैठी दूसरी लड़की के नेल्स की तारीफ करी और उस लड़की ने पोलाइटली उसे थैंक यू बोला। उसी ग्रुप में यूरा इचुनेजे भी है, जो एक स्टाइलिश और बोल्ड लड़की है। योता को वैसे तो कर्वी बॉडीज और अट्रैक्टिव लड़कियां पसंद है, लेकिन रियल लाइफ में यूरा जैसी बोल्ड लड़कियों से उसे डर लगता है। उसको टेंशन है कि कहीं यूरा उसके बारे में कोई गलत मतलब न निकाल ले। यूरा और एरी आपस में बात करती हैं, उनकी सीट्स कितनी पास हैं। तभी एरी को समझ आता है कि ये शायद रुई कियोको ने ही ऐसी सेटिंग की है ताकि ये तीनों दोस्त पास बैठ सके। तब योता को पता चलता है कि इस पूरे सीट चेंज के पीछे असली मास्टरमाइंड रुई ही है। तभी रुई मुड़कर योता को हाय बोलती है। वो बहुत पोलाइटली खुद को इंट्रोड्यूस करती है और बोलती है कि बहुत टाइम बाद मिले, आज से हम पड़ोसी हैं। योता डर और नर्वसनेस के मारे बस जैसे तैसे वापस ग्रीट कर पाता है। रुई उसे देखकर स्माइल करती है। एरी ये सब देखकर थोड़ी कंफ्यूज्ड हो जाती है और तभी यूरा बोलती है कि टीचर आ रहे हैं और सब चुप हो जाते हैं। टीचर क्लासरूम में आकर बोलते हैं कि सीट चेंज का काम पूरा हो गया, पर ज़्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। ये सीट चेंज सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि क्लास रैप रूही ने बहुत जिद की थी। टीचर कहते हैं कि सीट चेंज करना बिल्कुल फिजूल का काम है और अब सेकंड ईयर के एंड तक कोई नया सीट चेंज नहीं होगा। ये सुनते ही योता के होश उड़ जाते हैं। वो शौक में आ जाता है कि क्या वो अब पूरा साल इन लड़कियों के बीच ही अटका रहेगा। होमरूम खत्म होता है। एरी को थोड़ा डाउट होता है तो वो रूही से पूछती है कि क्या वो योता को पहले से जानती है। रूही बताती है कि वो दोनों मिडिल स्कूल में एक ही क्लास में थे। एरी एक छोटा सा हैं करके रिएक्ट करती है। योता अपनी बुक पढ़ते हुए सोचता है कि क्या रूही को सच में वो याद था, और फिर खुद पर ही छिड़ जाता है कि वो इस बारे में इतना क्यों सोच रहा है। योता खुद को काम करता है
और अपनी लाइट नॉवेल्स पढ़ना शुरू करता है। तभी अचानक एरी उसकी बुक देखकर जोर से चिल्ला पड़ती है, ये तो कोई डर्टी पिक्चर बुक है। योता डर जाता है और घबरा कर एरी को चुप रहने को कहता है। उसी वक्त योरा योतो को ऐसी नजरों से घूरती है, योता को लगता है यूरा उसके दिमाग में बहुत गंदे तरीके से जज कर रही है। योता की एम्बैरसमेंट बचाने के लिए वैसे ही यूरा टॉपिक चेंज कर देती है। वो बोलती है कि आज शाम को सुशी खरीदने जा रही है और बाकी लड़कियों से उनके प्लान पूछने लगती है। योता राहत की सांस लेता है और स्माइल करके सोचता है कि चल बढ़िया है, लड़कियां आपस में बात करना शुरू कर दिया और उस पर से ध्यान हट गया। जब लड़कियों ने योता को परेशान करना बंद कर दिया तो उसने राहत की सांस ली। फिर रूही ने बताया कि आज उसका एथलेटिक क्लब की छुट्टी है तो वो फ्री है। उसने एरी से पूछा कि क्या वो आउटडोर हैंगआउट करेगी। एरी ने थोड़ा टेंशन में आकर सॉरी बोला और बताया कि वो उनके साथ नहीं आ सकती क्योंकि उसके बॉयफ्रेंड ने उसके स्कूल के बाद स्टारबक्स जाने का प्लान बनाया है। यूरा नॉर्मल तरीके से कहा कि कोई बात नहीं, चलता है, और एरी ने वापस सॉरी बोल दिया। योता ये सब सुनकर मन ही मन सोचता है क्या बात है, बॉयफ्रेंड के साथ स्टारबक्स, कितने जेलसी फील हो रही है। उसने खुद को एक बॉटम फीडर सबसे लो लेवल का बंदा माना और सोचा कि ऐसे पॉपुलर और रोमांटिक लाइफ से उसका कोई वास्ता नहीं। स्कूल के बाद जब वो रास्ते पर चल रहा होता है तो उसने देखा कि बाकी लड़के उस पर जेलसी नजरें डाल रहे हैं क्योंकि वो 3 खूबसूरत लड़कियों के पास बैठता है। पर उसने रास्ते में एक कपल को देखा, इरिटेटिंग हो गया। अबे यार, ये नॉर्मल रोमांटिक लोग भी ना। योता खुद को समझाता है कि उसे इन सब बातों से फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उसकी असली खुशी तो उसकी प्यारी मांगा और लाइट नॉवेल्स में है। फिर उसे याद आता है कि आज उसकी सबसे फेवरेट लाइट नॉवेल्स का नया वॉल्यूम रिलीज हुआ है। वो खुश होकर बुक स्टोर पहुंचता है लेकिन वहां जाते ही उसके दिल टूट जाता है। वो बुक आउट ऑफ स्टॉक हो चुकी थी। बुक स्टोर स्टाफ उसे सॉरी बोलता है। योता एकदम मुर्दा चेहरे के साथ ठीक है बोलकर वहां से निकल जाता है। पहले बुक स्टोर पर नॉवल ना मिलने पर योता दुखी तो होता है, पर वो सोचता है कि पॉपुलर नॉवल होने की वजह से आउट ऑफ स्टॉक होना नॉर्मल बात है। फिर वो दूसरे बुक स्टोर पर फोन मिलाता है। एक इंट्रोवर्ट होने के नाते वो शर्माते हुए जोर से पूछता है कि उनके पास वो बुक बची है। कॉल पर जो लड़की बात कर रही होती है उसकी आवाज़ जरूरत से ज़्यादा चीयरफुल और थोड़ी जानी पहचानी लगती है। वो लड़की कंफर्म करती है कि उनके पास अभी 4 कॉपीज बची हैं। योता खुश होकर कहता है कि वो अभी लेने आ रहा है, लेकिन फ़ोन काटने की वजह वो लड़की एक्स्ट्रा बातें करने लगती है। योता को थोड़ा अजीब फील होता है। वो सोचने लगता है शायद ये कोई नया पार्ट टाइमर लड़की है। योता भागकर बुक स्टोर पहुंचता है और स्टाफ को बताता है कि उसने ही फोन किया था। वो लड़की नोवेल उठाकर कंफर्म कर रही होती है कि जैसे ही दोनों एक दूसरे को देखते हैं दोनों के होश उड़ जाते हैं। वो पार्ट टाइमर लड़की कोई और नहीं बल्कि उसकी क्लासरूम में पास बैठने वाली एरी मियामी निकलती है। एरी ब्लश करने लगती है और एकदम टेंस हो जाती है। योता टेंशन में आ जाता है, सोचता है कि भाई मैंने तो कुछ नहीं देखा, वह नाटक करके साइलेंटली वहां से निकलने लगता है। लेकिन जैसे ही वो मुड़कर जाने लगता है एरी उसे तुरंत रोक लेती है, शोल्डर्स पकड़ती है और घबरा कर पूछती है कि क्या वो स्कूल में सबको बताने वाला है कि वो यहाँ पर काम करती है। एरी को लगता है कि योता सबको बता देगा, वो बुक स्टोर में पार्ट टाइम जॉब करती है। वो रोते हुए योता से आगे हाथ जोड़कर भीख मांगने लगती है कि वो स्कूल में किसी को न बताए। वो एक्सप्लेन करती है कि उसने स्कूल से प्रॉपर परमिशन ली है और वो अलाउड आवर में ही अंदर काम कर रही है। फिर भी वो बहुत डर रही होती है। तब बुक स्टोर की एक दूसरी सीनियर वर्कर वहाँ आती है और दोनों को बहस करता देख बोलती है कि शिफ्ट के टाइम्स लवर्स से बात करना अलाउड नहीं है। ये सुनते ही एरी ब्लश करने लगती है। योता मन ही मन सोचता है कि कम से कम
एडी को उसे करेक्ट करके बताना चाहिए कि वो दोनों बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हैं। वो सीनियर वर्कर एडी को कहती है कि वो स्टाफ रूम में जाकर ब्रेक ले ले। दोनों स्टाफ रूम में आते हैं। एडी सॉरी बोलती है और योता भी नर्वस हो जाता है क्योंकि एक लोनर होने के नाते किसी क्यूट लड़की को साथ अकेले इतने पास रहना उसके लिए मुश्किल था। फिर एडी रोते हुए अपने असली डर बताती है। उसने कहा कि उसे डर लगता है कि अगर लोगों को उसके काम करने के बारे में पता चल जाएगा तो लोग पुराने दिनों की तरह उसे फिर से गरीब कहकर मजाक उड़ाएंगे। योता टेंशन में आकर पूछता है गरीब से उसका क्या मतलब है। तब रो रो कर अपना दुख सुनाने लगती है। उसके पापा तभी गुजर गए थे जब वो बहुत छोटी थी। उसकी मम्मी ने अकेले उसे बहुत मुश्किल से पाला है। उसे कोई पॉकेट मनी नहीं मिलती थी और बचपन से बहुत ज्यादा गरीबी देखी है। योता ये सब सुनकर हैरान रह जाता है और सोचता है कि एडी बाहर से जितनी क्यूट और शांत दिखती है उसकी रियल लाइफ उसकी उम्मीद से भी ज्यादा कठिन और दर्दनाक रही है। एडी बताती है कि मिडिल स्कूल में जब उसकी बाकी सहेलियां मेकअप और अच्छे कपड़े पहनना शुरू कर चुकी थी तब गरीबी की वजह से सिर्फ वही थी जो उनकी तरह नहीं रह पाती थी। इस वजह से वो बहुत अकेली और दुखी फील करती थी। फिर उसने खुद मेहनत करके पैसे बचाए, फैशन और मेकअप सीखा और मेहनत करके अपना ये क्यूट वर्जन बनाया। लेकिन इस क्यूट लुक और लाइफस्टाइल को मेंटेन करने के लिए पैसे चाहिए थे। योता पूछता है कि इसलिए तुमने पार्ट टाइम जॉब करना शुरू किया। तो एडी हाँ बोलते हैं। योता मन ही मन सोचता है कि अपने खर्चे उठाने के लिए पार्ट टाइम जॉब करना मतलब ये बिल्कुल नहीं कि वो बंदा गरीब और या बेकार है। एडी बोलती है कि अगर बाकी लोग उसे गरीब बोले तो अब उसे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो बिल्कुल नहीं चाहती कि उसकी सबसे अच्छी दोस्त यूरी और रुई को उसकी इस हालत के बारे में पता चले कि वो जॉब करती है। वो डर रही होती है कि कहीं उनकी दोस्ती खराब ना हो जाए। वो रो रो कर योता को आगे झुककर रिक्वेस्ट करती है कि वो उन दोनों से ये राज छुपाए रखे। योता थोड़ा ब्लश करता है और एडी से एकदम ईमानदारी से कहता है कि वो असली दिल से रिस्पेक्ट करता है। वो एक्सप्लेन करता है कि उसने तो आज तक एक रुपए नहीं कमाया और ना ही अपने रुपए से कोई चीज खरीदी है, जबकि एडी अपने दम पर सब कुछ कर रही है। तो उसके मुकाबले एडी बहुत ज्यादा मैच्योर है। योता उसे गारंटी देता है कि वो उस जैसे मेहनती इंसान को कभी नीचे नहीं देखेगा और ये बात किसी को नहीं बताएगा। फिर योता थोड़ा एम्बैरेसमेंट हो जाता है क्योंकि उसे लगता है वो कुछ ज्यादा ही इमोशनल बातें कर चुका है। योता खुद पर ही सोच रहा था कि उसने अचानक ये सब क्या बोल दिया। जब वो मुड़ता है तो देखता है कि एडी अपने आंसू पोंछकर ब्लश कर रही है और एक मीठी सी स्माइल दे रही है। एडी हंसती है और कहती है कि योता सच में काफी अच्छा है। योता शर्माते हुए पूछता है कि उसके कहने का क्या मतलब था। एडी अचानक अपनी ड्यूटी पर वापस जाने लगती है और कहती है कि उसने काम करना है। तब योता को याद आता है, अरे वो तो यहाँ लाइट नोवेल खरीदने आया था। लेकिन इतना सब ड्रामा होने के बाद योता का मूड थोड़ा उतर जाता है और वो घुटने के बल बैठकर सोचता है कि अब उसमें वो एक्साइटमेंट नहीं बची। तभी एरी चुपके से योता के कान के पास आती है और प्लेफुल होकर पूछती है कि क्या तुम्हें वो बुक मिली जो तुम ढूंढ रहे थे। योता शर्माते हैं और डरते हुए कहता है कि वो तो सोल्ड आउट हो चुकी है। एरी ये सुन के हंसने लगती है और योता मन ही मन सोचता है कि इसी वजह से मैं एक्सट्रोवर्ट्स को हैंडल कर नहीं पाता हूँ। ये लोग बहुत मजाकिया होते हैं। तभी एरी काउंटर पर वही लाइट नोवेल निकाल कर योता के आगे स्लाइड कर देती है। एरी स्माइल करते हुए पूछती है कि क्या उसे यही चाहिए थी और बताती है कि जब योता ने फोन किया था तभी उसने एक कॉपी स्पेशल उसके लिए रिजर्व करके रख ली थी। ये देखकर योता को होश उड़ जाते हैं और वो हैरान हो जाता है, ब्लश करने लगता है और वो सोचने लगता है कि एरी सच में कोई एंजल है क्या। एरी मस्ती में पूछती है कि इस बुक को रिजर्व करने के बदले उसके थैंक यू क्या होगा। इस पर योता खुश होकर उसे बहुत बहुत थैंक यू बोलता है। योता जब झुककर शुक्रिया अदा कर रहा था जब एरी अपने सवाल दोबारा पूछती है कि उसे बदले में क्या मिलेगा।
योता थोड़ा कंफ्यूज होकर करता है। एरी मजाक मजाक में एक्सप्लेन करती है कि उसने एक अच्छी कस्टमर सर्विस के तहत बुक अलग रखी थी, तो ऐसी हेल्प के बदले योता को उसे कोई ट्रीट देनी पड़ेगी। यही डील है। वो आगे मुस्कुराती है और बोलती है कि जब योता ने उसके गरीबी और पार्ट टाइम जॉब वाली रियलिटी देख ही ली है, तो वो बता दे रही है वो एक्चुअली में बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड लड़की है। एडी ने सीधा योता के हाथ पर अपना हाथ रखा और मुस्कुराते हुए कहा कि उसको अगले दिन स्कूल कैफेटेरिया में कोई ट्रीट देनी पड़ेगी। एडी का ये बोल्ड मूव देखकर योता शर्मा जाता है और मन ही मन सोचता है, अबे यार, ये कोई एंजल नहीं है, ये तो एक लिटिल डेविल है जो मुझे फंसाने की कोशिश कर रही है। एडी ने अब तक उसे उसका नाम नहीं पूछा था, तो वो नाम पूछती है। योता बताता है कि उसका नाम इजुमी योता है। एडी स्माइल करते हैं, ब्लश करते हुए उसे प्यार ढंग से योता बोलती है और कहती है, मैं कल के लंच के ब्रेक का इंतजार करूंगी। एडी के ये क्यूट स्माइल और फ्रैंक बिहेवियर देखकर योता एकदम स्टन्ड रह जाता है। तभी रजिस्टर काउंटर पर दूसरा स्टाफ एडी को बुलाता है। एडी बोलती है कि आ रहे हूँ। फिर वो योता को बोलते हैं फिर मिलते हैं बोलकर काउंटर पर चली जाती है। योता टेंशन में आकर सोचने लगता है कि स्कूल के सबसे पॉपुलर गन में से एक एडी मियामी के साथ कैफेटेरिया में लंच करना मतलब खुद अपनी मौत को बुलाना है। एक लोनर ओटाकू के लिए बिल्कुल पागलपन बात है। सीन कट होता है और योता अपनी डेस्क पर बैठे वही पुराना दुख मना रहा होता है कि वो तीनों टॉप 10 लड़कियों के बीच फंस गया है। पीछे से बाकी लड़के बातें कर रहे होते हैं, अबे यार, इस ओटाकू को इतनी अच्छी सीट क्यों मिली? जब इसको 2D एनिमे लड़कियों में इंटरेस्ट है, तो ये रियल लाइफ क्यून के पास क्यों बैठा है? योता उनकी जेलिस बातें सुनकर अपने आप को समझाता है कि उन सब पर ध्यान मत दे और चुपचाप अपनी लाइट नोवेल पढ़ता रहे। तभी योता की नज़र अपनी डेस्क के आगे किसी की टांगों पर पड़ती है। जैसे ही वो ऊपर देखता है, उसकी आगे बैठी हुई यूरा इचिनोजे उसको एकदम चुपचाप घूर रही होती है। योता की हवा टाइट हो जाती है। भाई, ये ग्लूमी लड़की मुझे ऐसे क्यों घूर रही है? फिर यूरा अचानक ऐसे सीरियस आवाज में बोलती है, मुझे कुछ याद आया। योता डर के मारे एकदम कंफ्यूज हो जाता है, अब इसको क्या याद आ गया? लेकिन यूरा अपनी बात आगे बोलने से पहले ही एरी मियामी गुड मॉर्निंग बोलती है। एरी भी उसे ग्रीट करती है और पीछे एरी चुपके से योता की तरफ देखकर विंक करती है। योता का दिमाग एकदम घूम जाता है। वो ब्लश करने लगता है। वो सोचता है, भाई रे भाई, ऐसा विंक मार रही है जैसे हम दोनों कोई चुपके से डेट कर रहे हो। स्मार्टर होने के नाते यूरा तुरंत नोट कर लेती है और एरी से पूछती है, अबे तूने इसको विंक क्यों किया? एरी शांति से बताती है कि एरी शैतानी स्माइल करते हुए बोलती है, बस ऐसे ही बिना किसी वजह के। योता घबरा कर अपने सर डेस्क पर रख लेता है, ये लड़की मुझे मरवा डालेगी। लंच ब्रेक होता है। कैफेटेरिया में एरी खाना खाते हुए योता को थैंक यू बोलती है। थोड़ा महंगा खाना मंगाने के लिए सॉरी भी बोलती है। योता उससे बोलता है कि कोई बात नहीं, ये कल बुक अलग रखने के लिए थैंक यू था। तभी एरी पूछती है कि क्या तुमने नोटिस किया, सब हमें घूर रहे हैं। सारी क्लास की लड़के आपस में बातें करने लगते हैं। योता से बहुत जल रहे होते हैं कि वो क्लास की क्यून एरी के साथ लंच कर रहा है। योता मन ही मन सोचता है कि उनके जलना तो बनता है, मैं भी अगर उनकी जगह होता तो जलता। खाते खाते एरी पूछती है कि क्या योता सुबह यूरी इचेनोस से बात कर रहा था। एरी बताता है कि यूरी वैसे किसी से बात तो नहीं करती, अगर वो तुमसे बात कर रही है तो ये रेयर है। योता उसे बताता है कि यूरा ने उससे बस इतना कहा था, मुझे याद आया। एरी पूछती है, इसका क्या मतलब? योता कहता है, मुझे खुद समझ नहीं आ रहा। यूरा से सीधा जाकर पूछने की मेरी हिम्मत तो नहीं। एरी पहले बोलती है कि चलो मैं तुम्हारे लिए यूरा से पूछ दूंगी, पर योता मना कर देता है। तब एक शैतानी और क्यूट स्माइल करते हुए बोलती है, अच्छा तो मैं तुम्हारे लिए यूरा का एक सीक्रेट हैंगआउट स्पॉट बताती हूँ, तुम खुद जाकर पूछ लेना। एरी इस प्लान का नाम ऑपरेशन गेट क्लोज टू यूरा रखती है।
यूता हैरान हो जाता है। एरी एक्सप्लेन करती है कि उसे लगता है कि यूरा यूता से दोस्ती करना चाहती है और क्योंकि अब उनकी सीट पास पास है तो उन सबको आपस में अच्छे दोस्त बनकर रहना चाहिए। यूता ब्लश करने लगता है, थोड़ा नर्वस हो जाता है। एरी कहती है कि मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी। कैफेटेरिया में यूता शर्माते हुए एरी से कहता है, तुम ही हमारे बीच में बात करवा दो ना, लेकिन एरी मजाक के मूड में मना कर देती है। वो बोलती है, नहीं, तुम खुद जाओगे तभी तो मजा आएगा। यूता एक बार फिर मन ही मन बोलता है कि ये लड़की सच में एक लिटिल डेविल है। स्कूल के बाद यूता एरी के बताए हुए स्पॉट के आगे खड़ा होता है। वो सोचता है कि यूरा एक स्टाइल लड़की है तो शायद वो फोटो बूथ वाले एरिया में हैंग आउट कर रही होगी। वो वहां ढूंढता है पर यूरा उसे वहां नहीं मिलती। तभी उसे अचानक बटन दबाने की आवाज सुनाई देती है। यूता पीछे मुड़कर देखता है तो वहां एक लड़की क्लो मशीन पर बटन प्रेस कर रही थी और बोल रही थी, अरे मिल्क टैन। यूता उसकी कर्वी बॉडी और स्टाइलिश नेल देखकर पहचान जाता है, ये तो यूरी है। यूरा बहुत परेशान लग रही थी क्योंकि क्लो मशीन से टॉय उठाना उसके लिए मुश्किल हो रहा था और वो बहुत स्ट्रगल कर रही थी। यूता टेंशन में आके सोचता है, अबे यार क्या है, यूरा जैसी कूल लड़की एक इरोटिक बिस्चोद एनिमे फिगर जीतने की कोशिश कर रही है। यानी यूरा एक एक्चुअली में सीक्रेटली एक एनिमे ओटाकू फैन है। तभी अचानक यूरा पीछे मुड़ती है और दोनों एक दूसरे को देखकर शॉक हो जाते हैं। यूरा एकदम ब्लश करते हुए नर्वस होकर यूता पर इल्जाम लगाने लगती है, तुम यहाँ मेरे खिलाफ प्रूफ ढूंढने आए हो ना, तुम सबको बताना चाहते हो ना मैं एक एनिमे फिगर के पीछे पड़ी हूँ। यूरा डर के मारे यूता से पूछती है कि क्या तुम ये मेरा राज सबको बताकर मेरी लाइफ बर्बाद करने आए हो। यूता घबरा कर तुरंत मना करता है और बहाना बनाता है कि नहीं, मैं तो खुद यहाँ वही बेजोस एनिमे फिगर जीतने आया हूँ। यूरा हैरान हो जाती है कि यूता भी सच में वही एनिमे फिगर चाहता है। यूता थोड़ा क्यूरियस होकर अपना मुंह ढककर पूछता है कि क्या यूरी को ये फिगर क्यों जीतना चाहती है। क्या वो किसी को गिफ्ट देने वाली है या इसे ऑनलाइन रीसेल करने वाली है। रीसेल शब्द सुनते ही यूरा का दिमाग घूम जाता है। वो गुस्से में आकर यूता का कॉलर पकड़ लेती है और चिल्लाती है, मुझे उन चीप रीसेलर से कंपेयर मत करो। मैं ये फिगर इसलिए जीतना चाहती हूँ ताकि मुझे उन चोर रीसेलर से ज़्यादा पैसे देकर ये ना खरीदना पड़े। योता मन ही मन बोलता है, क्रैप, रीसेल बोलकर मैंने गलत जगह उंगली उठा दी। यूता यूरा को शांत करने के लिए आर्केड मशीन में कॉइन डालता है और बोलता है, मेरा कॉलर छोड़ो, मुझे फोकस करने दो। यूरा ब्लश करते हुए पूछती है कि वो क्या कर रहा है। यूता एक प्रो की तरह बताता है, मैं बेजोस फिगर जीतने के लिए अलग से ट्रेनिंग की है। क्लो मशीन को ताकत से नहीं एक जेंटल टच से जीता जाता है। वो एक और कॉइन डालता है, परफेक्ट टाइमिंग पर बटन दबाता है और बोलता है, लो ये फिगर जीत लिया। फिगर के नीचे गिरते देख यूरा एकदम आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। वो ब्लश करती है और एक प्यारी सी स्माइल देती हुई और दिल से यूता की तारीफ करते हुए कहती है, वाह तुम तो अमेजिंग हो। यूता वो जीता हुआ एनिमे फिगर यूरा के हाथों में थमा देता है। यूरा एकदम हैरान होकर पूछती है कि क्या तुम सच में मुझे दे रहे हो, पर यह प्राइस तो तुमने जीता है। यूता बोलता है कि वो तो बस यूरा का पहले सेट किए हुए मेहनत और पोजीशन सेट करने की वजह से आखिरी मिनट में जीत पाया। तो इस फिगर पे असली हक यूरा का है। ये सुनकर यूरा थोड़ी इमोशनल हो जाती है और डरते डरते पूछती है कि क्या तुम मेरी इस तरह की एनिमे वाली हॉबीज का मजाक नहीं उड़ाओगे। यूता बहुत समझदारी से जवाब देता है कि शुरू में उसे थोड़ा सरप्राइज जरूर हुआ था, पर उसके हिसाब से जिस चीज को तुम सच में पसंद करते हो उसे लेकर कभी शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं। वो बताता है कि वो खुद भी अपनी एनिमे लाइट नॉवेल्स हॉबीज को कॉन्फिडेंटली एक्सेप्ट करता है और एक ट्रू ओटाकू की असली पहचान ही यही है। वो आगे कहता है कि सोसाइटी के डर से अपनी हॉबीज को छुपाना गलत नहीं है, लेकिन खुद ही उनके
बारे में बुरा भला बोलना, उनसे नफरत करना बिल्कुल नहीं, अच्छा नहीं है। यूता की ये सब बातें सुनकर यूरा बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो जाती है और उसके दिल में यूता के लिए रिस्पेक्ट और जगह बन जाती है। यूता ऑकवर्डनेस के बचने के लिए कहता है कि चलो आज यहाँ जो कुछ भी हुआ हम दोनों उसे भूल जाते हैं और नॉर्मल रहते हैं, लेकिन यूरा तुरंत मना कर देती है। वो कहती है कि अब वो कुछ नहीं छुपाएगी और स्माइल करते हुए ओपनली एक्सेप्ट करती है, मैं भी एक ओटाकू हूँ। ये सुनकर यूता सरप्राइज हो जाता है और यूरा आगे खुश होकर अपने ओटाकू इंटरेस्ट के बारे में यूता को बताने लगती है। यूरा यूता को बताती है कि वो अपने ओटाकू हॉबीज को किसी को छुपाना नहीं चाहती, लेकिन एरी और रूई को सामने ओपन होना उसके लिए मुश्किल था। वो एक्सप्लेन करती है कि पास्ट में वो अपने इसी एनिमे ओटाकू हॉबीज की वजह से अपने बहुत से अच्छे दोस्तों को खो चुकी है। लोग उनका मजाक उड़ाते थे या दूर हो जाते थे, इसलिए दोस्ती टूटने के डर से उसने अपना ये रूप सबसे छुपा कर रखा। यूरा अचानक थोड़ी गंभीर होकर दूर खड़ी लड़कियों को देखने लगती है। योता को लगता है कि शायद उसने कोई गलत या पर्सनल बात पूछ ली, तो वो यूरी से सॉरी बोलता है। तभी यूरा उसे कंफर्मेशन के लिए पूछती है, तुम्हारा नाम इजुमी है ना? योता हाँ बोलता है और मन ही मन सोचता है कि उसे तो लगा था कि यूरा को उसका नाम तक याद नहीं होगा। यूरा योता के पास आती है, उसका शोल्डर्स पर हाथ रखती है और डर डर कर कहती है, मेरा ओटाकू होने का राज किसी को मत बताना, खासकर एरी और रुई को बिल्कुल भी नहीं। योता ब्लश करते हुए प्रॉमिस करता है कि वो किसी को नहीं बताएगा। ये सुनकर यूरा रिलैक्स हो जाती है। यूरा अपने बैग के पास जाती है और स्माइल करके बोलती है, इसका मतलब मुझे तुमसे कुछ छुपाने की जरूरत नहीं है। वो अपना बैग से वही लाइट नॉवल निकालती है जो यूता खरीद रहा था और बताती है कि सुबह क्लास में उसे यही याद आया था कि वो दोनों एक ही नॉवल पढ़ रहे हैं। यूरा तुरंत योता से उसकी लाइन आईडी मांगती है और अनाउंस करती है कि अब योता उसका ऑफिशियल ओटाकू टॉक पार्टनर है। योता घबराकर बोलता है, अरे ये तो बहुत जल्दी हो रहा है, लेकिन यूरा तुरंत अपना डेविल रूप दिखाती है और उसे धमकाती है कि अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं पूरे स्कूल में हल्ला मचा दूंगी कि तुम मेरी थाइस को गंदी नजर से घूर रहे थे। यूरा की थाइस वाली ब्लैकमेलिंग सुनकर यूता ब्लश करने लगता है और मन में ही बोलता है, अबे यार इसने नोटिस कर लिया कि मैं इसकी थाइस देख रहा था। यूरा हंसने लगती है और स्माइल करते हुए बोलती है कि अब से हम दोनों के बीच यही रिश्ता रहेगा। यूता के पास उसकी बात मानने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता और वो अपनी हार मान लेता है। गेम सेंटर से बाहर निकलते वक्त यूरा एनिमे नॉवेल्स की बारे में बात करती है और पूछती है कि क्या वो वेब पर भी फेमस है, क्योंकि उनके फॉलोअर्स बहुत ज़्यादा हैं। योता हाँ बोलता है। फिर योता सोचता है कि एरी मियामे के साथ उसका जैसा कनेक्शन बना था, यूरा इचिनोस के साथ उससे थोड़ा अलग और यूनिक रिश्ता बन गया है, जबकि यूरा क्लास की टॉप ब्यूटीज में से एक है। रात को यूता अपने बेड पे लेटा हुआ सोच रहा होता है कि यूरा का ओटाकू निकलना कितना सरप्राइजिंग था। तभी उसके फोन पर एरी का मैसेज आता है। एरी पूछती है कि क्या तुमने यूरा से उस सुबह वाली बात का मतलब पूछा? यूता यूरा के ओटाकू होने का सीक्रेट बचाने के लिए एरी को अजीब सा और गोलमोल जवाब दे देता है। एरी रिप्लाई करती है, सही है, शायद कोई बड़ी बात नहीं हुई। लेकिन एरी तुरंत आगे लिखती है, क्योंकि मैंने तुम्हें यूरा से सीक्रेट स्पोर्ट के बारे में बताया, तो बदले में तुम्हें स्टारबक के नया फ्लेवर पीना ले जाना पड़ेगा। यूता शौक हो जाता है और सोचता है, अबे यार, कल कात्सु करी खाती है और अब स्टारबक का नया फ्लेवर जाने के लिए बोल रहे हैं। इसका तो मेरे पैसे खर्च करवाने के चस्का लग गया है। योता रिप्लाई करता है, अगर अगले हफ्ते चलना है तो चल सकते हैं। अभी योता एरी के मैसेज निपटता ही है कि उसके फोन पर अचानक यूरा का मैसेज आ जाता है।
यूरा का मैसेज आते ही जिसमें वो यूता को आज के लिए थैंक यू बोलती है और कहती है कि उस एनिमे फिगर के बदले अगली बार वो दोनों एक साथ मूवी देखने चलेंगे। यूता ये सुनकर डर जाता है और सोचता है कि अबे यार मैं फिल्म देखने जाऊंगा। यूता ब्लश करते हुए बेड पर लेटता है। एरी के साथ स्टारबक में न्यू फ्लेवर पीने जाना और यूरा के साथ मूवी देखने जाना, वो भी अकेले, एक ग्लूमी ओटाकू लोनर की लाइफ में ऐसा होना अनबिलीवेबल था। वो सोचता है कि शायद इसी को लोग परफेक्ट लाइफ बोलते हैं। यूता को रियलाइज होता है कि सब उस सीड चेंज की वजह से हुआ है जो क्लास रैप रूई ने करवाया था। वो सोचता है कि क्या रूई ने ये सब जानबूझ के करवाया या फिर बस एक कोइंसिडेंस था, और अगर जानबूझकर किया तो उस जैसे आम ओटाकू लड़के को इतनी प्राइम सीट क्यों मिली। वो याद करता है कि वो दोनों मिडिल स्कूल में भी सेम स्कूल में थे और सेम क्लास में थे, कभी बात नहीं हुई थी। दोनों के सीन के बीच कट होता है और रूई के घर का सीन दिखाया जाता है। रूई अपने रूम में बैठकर योता की फोटो देखकर स्माइल कर रही थी और मुस्कुरा रही थी। अगले दिन योता स्कूल में जमाई लेता है हुए आता है क्योंकि वो रात भर ऑनलाइन यूरा के साथ चैट कर रहा था। वो अपना अम्ब्रेला स्टैंड में रखता है और सोचता है कि यार यूरा ओटाकू बातों के मामले में कितनी बदल जाती है। यूता अभी अम्ब्रेला स्टैंड में रख ही रहा होता है, यूरा के बारे में सोच रहा था। अचानक किसी की आ करके आवाज आती है। मुड़कर देखने पर वहाँ क्लास रैप रूई होती है। रूई उसे बहुत चेयरफुल और प्यारी स्माइल के साथ गुड मॉर्निंग बोलती है और कहती है कि आज तो बारिश हो रही है। यूता एकदम नर्वस होकर ऑकवर्ड सा हाँ बोलता है और मन में सोचता है कि रूई पहले क्या रूई हमेशा से इतनी बातूनी थी। तभी वहाँ एरी आ जाती है और रूई को चेयरफुल अंदाज में ग्रीट करती है और एरी के पीछे से यूरा भी आती है। रूई यूरा को चिढ़ाते हुए पूछती है कि क्या तुम अकेला फील कर रही थी जो तुम एरी को अपने साथ स्कूल आने के लिए बुलाया। यूरा एकदम ब्लश करते हुए रूई को इडियट बोलती है और सफाई देती है कि एरी का अम्ब्रेला टूट गया था, इसलिए उसने अम्ब्रेला उसके साथ शेयर किया है। एरी भी यूरा के मजे लेते हुए बोलती है, अरे अब तो सही बोल दो। यूरा ब्लश करते हुए एक पल के लिए योता की तरफ देखती है। योता मन ही मन सोचता है कि उसे हर हाल में ध्यान रखना पड़ेगा कि कल जो गेम सेंटर पर हुआ है उसका पता एरी और रूई को ना चले। एरी यूरा को देखकर पूछती है कि क्या कुछ हुआ है, तुम आज अजीब बिहेव कर रही हो। यूरा बात को टालते हुए कुछ नहीं बोलती है और आगे निकल जाती है। रूई स्माइल करते हुए यूरा को जाते हुए देखती है। एरी रूई से पूछती है क्या कोई बात है, पर रूई भी कुछ नहीं बोलकर चलने लगती है। लेकिन जाने से पहले रूई योता की तरफ मुड़ती है और एक मिस्टीरियस स्माइल देती है जिससे योता एकदम नर्वस हो और शकी फील करने लगता है। फिर सीन कट होता है और योता अपनी डेस्क पर बैठा हुआ आगे की बातें सोचता है। योता क्लासरूम में सर नीचे करके बैठे हुए सुबह वाली रूई की मिस्टीरियस स्माइल के बारे में सोचकर पैनिक कर रहा होता है। उसे डर लगता है कि कहीं रूई ने उसे एरी और यूरा के बीच क्या चल रहा है वो पता ना कर लिया हो। वो याद करता है कि रूई एक सर्टिफाइड जीनियस है जो पढ़ाई और स्पोर्ट दोनों में टॉप करती है और पूरी क्लास में सिर्फ एरी और यूरी हैं उसे बराबरी से बात कर सकते हैं। योता को डर है कि अगर रूई को पता चला कि उसके पास उसकी दोनों बेस्ट फ्रेंड के सीक्रेट्स हैं तो वो अपने दोस्तों को प्रोटेक्ट के लिए योता की अच्छी क्लास लेगी। तभी योता के फोन में एरी का मैसेज आता है। एरी उससे पूछती है क्या वो थर्ड फ्लोर के खाली क्लासरूम में उसके साथ लंच कर सकता है क्योंकि यूरा और रूई दोनों बिजी हैं और वो अकेली है। योता कंफ्यूज होकर हाँ में रिप्लाई देता है। दोनों खाली रूम में मिलते हैं। एरी योता से पूछती है कि सुबह उसकी और रूई की क्या बात हो रही थी। योता थोड़ा सीधा बोलता है क्या तुम्हें लगता है मैं तुम्हारा सीक्रेट्स का मजाक उड़ाकर सबको बताता फिरूंगा। एरी मना करती है और बताती है कि उसका पूछने का मतलब वो नहीं था।
वो तो बस ये जानना चाहती थी कि आखिर सुबह रुई का मूड इतना अच्छा क्यों था। योता पूछता है कि क्या वो सच में अच्छे मूड में थी। एरी एक्सप्लेन करती है कि रुई आमतौर पर लड़कों से बात करते वक्त एकदम एक्सप्रेशन लेस रहती है, जैसे उन्हें नीचे नजरों से देख रही हो। पर योता से बात करते वक्त वो बिल्कुल अलग लग रही थी। एरी एक्सप्लेन करती है कि रुई आमतौर पर किसी भी लड़के से बात करते वक्त एकदम कोल्ड और अनइंटरेस्टेड रहती है, लेकिन योता से बात करते वक्त वो सच में खुश और एंजॉय करती हुई लगती है। वो बताती है कि सीट चेंज वाले दिन भी रुई ऐसे ही खुश थी। फिर एरी एक लंबी सांस लेती है और अचानक से बोलती है, रुई को तुम पर पक्का क्रश है, वो तुम्हें लाइक कर दी है। योता एकदम शॉक हो जाता है। एरी के इस लॉजिक पर सवाल उठाता है, अबे पागल है क्या, सीट चेंज से पहले हमारी तो कभी बात ही नहीं हुई। एरी ब्लश करते हुए स्माइल के साथ बोलती है, तुम दोनों सेम मिडिल स्कूल में थे ना, तो हो सकता है तभी रुई सीक्रेटली तुम्हारे प्यार में पड़ गई हो। योता मन ही मन बोलता है, ये लड़की अचानक कैसा बम फोड़ रही है। तभी एरी दिमाग में एक ग्रेट आइडिया आता है और वो मस्ती वाली हंसी हंसती है। योता को लगता है पक्का कुछ गड़बड़ होने वाली है। स्कूल खत्म होने पर योता एग्जिट पर खड़ा होकर सोचता है कि आज सीधा घर चला जाए, और सोचता है एरी किस चीज पर हंस रही थी। पर जब वो अम्ब्रेला स्टैंड में अपना छाता ढूंढता है तो उसका अम्ब्रेला गायब होता है। योता पीछे से आवाज आती है, आखिरकार तुम मिल ही गए। योता मुड़कर देखता है तो वो रुई होती है। उसका अम्ब्रेला हाथ में लिए खड़ी होती है। रुई बोलती है कि वो उसका ही इंतजार कर रही थी। योता पूछता है कि वो क्या उसका अम्ब्रेला है, तो रुई बताती है कि एरी ने उससे कहा था कि उसे एक डेट पर जाना है और उसे छाते की बहुत जरूरत है, इसलिए रुई ने अपना अम्ब्रेला उसे दे दिया और बदले में योता का अम्ब्रेला ले लिया। रुई योता को एक्सप्लेन करती है कि एरी ने उसका अम्ब्रेला मांग लिया तो बदले में रुई ने योता का अम्ब्रेला ले लिया। फिर रुई स्माइल करके बोलती है कि एरी ने मुझसे कहा कि अब तो मैं बिना तुम्हारे छाते के घर नहीं जा सकती। रुई थोड़ी सॉरी बोलती है कि उसकी वजह से योता को परेशानी हो रही है। योता सिचुएशन समझता है पर दिमाग में एक ही सवाल आता है, इसको कैसे पता ये मेरा छाता है। फिर रुई पूछती है कि क्या हम दोनों साथ में घर चल सकते हैं, क्योंकि उन दोनों के घर का रास्ता एकदम सेम है। योता नर्वस होकर हाँ बोल देता है। छाता खोलते हुए रुई अचानक बोलती है, तुम तो मिडिल स्कूल से यही छाता यूज कर रहे हो ना। योता की हवा टाइट हो जाती है कि इसको मेरे मिडिल स्कूल की इतनी छोटी सी बात भी कैसे याद है। रुई बोलती है कि छाता काफी बड़ा है। योता उसे बोलता है कि वो पकड़ लेता है। रुई एक प्यारी सी स्माइल देती है और छाता के नीचे आती है और बोलती है, थोड़ी जगह देने के लिए शुक्रिया। ये क्यूट मोमेंट देखकर योता के चेहरे ब्लश आ जाता है। चलते चलते रुई अचानक एक बम फोड़ती है। वो पूछती है कि योता का क्या हाल में ही कोई गर्लफ्रेंड बनी है। योता एकदम शौक होकर शर्मा जाता है और बोल नहीं पाता। रुई आगे धमकाते हुए सीधा पूछती है, क्या वो यूरा या फिर एरी है। योता एकदम पैनिक में आ जाता है और झूठ बोलते हुए तेजी से चिल्लाकर बोलता है, अबे पागल है क्या, मुझ जैसे बॉटम टायर इंट्रोवर्ट की गर्लफ्रेंड कैसे हो सकती है। रुई योता के इस अचानक नर्वस होना, जल्दी जल्दी बोलना और कांपने वाले रिएक्शन को बहुत शार्प तरीके से एनालाइज करती है कि बंदा पक्का कुछ न कुछ तो झूठ बोल ही रहा है। योता के कांपते हुए हाथ तेजी से बोलने और पैनिक करने को देखकर रुई कॉन्फिडेंस होकर कह देती है, तुम झूठ बोल रहे हो। योता मन ही मन बोलता है कि इसकी शार्प डिडक्शन स्किल तो बिल्कुल किसी डिटेक्टिव जैसी है, इससे कुछ नहीं छुप सकता। रुई उस पर और दबाव बनाती हुई पूछती है कि अगर कुछ नहीं है तो तुम कल कैफेटेरिया में एडी के साथ लंच क्यों कर रहे थे, तुम मुझसे झूठ नहीं बोल सकते। वो पूछती है कि उन दोनों की दोस्ती कैसे है। योता पैनिक्ड फेस के साथ सफाई देता है कि वो तो बस एडी को थैंक यू बोल रहा था, क्योंकि वो उसे एक स्टोर पर मिली थी। उसने योता को एक ऐसी चीज लेने में हेल्प की थी जो उसे चाहिए थी। रुई फिर से कंफर्म करती है, तुम श्योर हो ना कि तुम्हारी और एडी के बीच कुछ नहीं चल रहा था।
योता पूरे यकीन के साथ बोलता है, कुछ नहीं चल रहा। योता के ये जवाब सुन के रुई उसे घूरती है और फिर थोड़ा ब्लश करके स्माइल करती है और राहत की सांस लेती है। योता टेंशन में आकर सोचता है कि अचानक ये सब क्या हो रहा है। रुई एक्सप्लेन करती है कि वो हमेशा से पढ़ाई और स्पोर्ट्स में एक परफेक्ट लड़की रही है और जब तक वो सबकी उम्मीदों पर खड़ी ही ना उतरे उसे चैन नहीं मिलता। वो बोलती है कि उसे बहुत खुशी हुई कि योता एरी का नहीं हुआ। योता हैरान होकर पूछता है कि उसके कहने का क्या मतलब है। रुई योता को एकदम पास आती है और बोलती है, मिडिल स्कूल में तुम ही इकलौते ऐसे लड़के थे जिसने मुझे कभी प्रपोज नहीं किया। योता सरप्राइज होकर पूछता है कि क्या वो सच में इकलौता लड़का था और उन लड़कों का क्या जिनकी पहले से गर्लफ्रेंड थी। रुई अपना अजीब सा लॉजिक देती है, बाकी सभी लड़कों ने सिर्फ इसलिए दूसरी लड़कियों को चुना क्योंकि रुई ने उन्हें रिजेक्ट कर दिया था। वो उन लोगों जैसा थे जो हाई क्वालिटी सबसे महंगा मीट चाहते थे पर ना मिलने पर चीप कट से काम चला लेते थे। रुई बोलती है कि प्यार जालिम है, लेकिन योता एक ऐसा लड़का था जिसने इस मीट की तरफ देखा तक नहीं था। वो बात उसे बाकी सभी प्रेडेटर्स से अलग बनाती है। रुई योता से पूछती है कि क्या तुम भी मुझे पसंद करते हो पर शर्म के मारे कन्फेस नहीं कर पा रहे। वो अपना चेहरा योता के एकदम पास लाती है। योता ब्लश करके मना करता है कि वो ऐसा फील नहीं करता। तभी रुई और बोल्ड होकर योता के एकदम पास चिपक जाती है और उसे बोलती है कि वो कहे कि वो उसे पसंद करता है। अचानक हुए इस अटैक से योता घबरा कर पीछे होता है और दीवार से टेक लग जाती है। वो वहां से निकलने की कोशिश करता है लेकिन रुई एक गेम स्टार्ट करती है, मैं इस जगह से तब तक नहीं हटूंगी जब तक तुम मुझे कन्फेस न कर दो। योता चिल्लाता है कि ये तो एकदम पागलपन है और जाने लगता है पर रुई उसे गिल्टी करती है और बोलती है कि इतनी तेज बारिश में एक लड़की को अकेले छोड़कर जाना बहुत जालिम बात है। रुई का चेहरा अपने इतने पास देखकर योता ब्लश तो करता है पर मन ही मन सोचता है कि चाहे वो कितनी भी खूबसूरत हो, परफेक्ट क्यों ना हो, इस तरह जबरदस्ती कन्फेस करवाना गलत है। वो रुई से बोलता है कि मेरा मजाक उड़ाना बंद करो। तो दोस्तों ये वीडियो मैं यहीं पे ख़त्म करते हूँ। इसका अगला पार्ट मैं परसों अपलोड कर दूंगा। और जब तक कमेंट करके बताना है कि तुम्हें ये वीडियो कैसी लगी और वॉइस में कोई दिक्कत हो तो कमेंट कर देना, मैं उसको सही करने की पूरी कोशिश करूँगा। चलो बाय।